आइए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। पुनः एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देश की स्थितियों के बारे में आपको कुछ बताना नहीं है। सोशल मीडिया और बाकी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप सभी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं। लॉकडाउन को जो है आपको पता ही होगा कि 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। यही देश हित में है और राष्ट्र हित में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब राष्ट्र होगा तभी हम होंगे, और राष्ट्र जो है हम ही आपसे मिलकर के बनता है। तो हमको और आपको ये चाहिए कि दिए गए सरकारी जितने भी दिशा निर्देश हैं उन सबका जो है पालन करना चाहिए, और निश्चित तौर पे जो है पालन करने की बात भी है, करना भी चाहिए। चलिए कुछ चीज़ें देखिए। ये पार्ट है, ये सेक्शन है, इसमें जो है हम लोग बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, और कुछ ऑब्जेक्टिव और स्कोप था प्लांट पैथोलॉजी का, उसको आपको देखना था। तो जैसा कि आप अपना सिलेबस देखेंगे, सिलेबस की जब स्टडी करेंगे तो सिलेबस में शुरुआत के ही 1-2 लाइन है जिसमें हिस्ट्री, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें देखनी है। पैथोलॉजी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पैथोलॉजी अच्छे से समझ रहे होंगे कि पैथोलॉजी है क्या, और ये कुछ बातें आपको समझ में भी आई होंगी कि क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है। इन सब कुछ मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है इंडियन रेफरेंस में आपके कोर्स में है। आपको ये जानना चाहिए कि कैसे पैथोलॉजी का विकास अपने देश में हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में लोगों ने काम किया, कौन कौन साइंटिस्ट जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुल 21 पॉइंट पे, बहुत लंबा चौड़ा हम लोग जाएंगे, तो इसमें आपको समझने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, याद करने में भी। नोट्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये जितना कुछ आपको दिख रहा है आप जो है इसको देख करके राइट डाउन कर लीजिए, यही आपका नोट्स होगा। कुल 21 पॉइंट में हम जो है इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी की बात हम करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पहला ही पॉइंट है आप बहुत स्पष्ट देखें यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन मॉडर्न एरा इन इंडिया एज इन अदर कंट्रीज फॉलोड द डेवलपमेंट ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है ना। तो जो भी प्लांट पैथोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है वो माइकोलॉजी, यानी कि जो फंजाई की स्टडी, जानते हैं कि माइकोलॉजी जो टर्म है, दिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो जैसे जैसे माइकोलॉजी के अध्ययन में जो है विकास हुआ है, फंजाई के अध्ययन में जैसे जैसे विकास हुआ है, वैसे वैसे जो है प्लांट पैथोलॉजी के भी अध्ययन में जो है वो विकास हुआ है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ फंजाई इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाई यूरोपियंस इन 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी में जो है यूरोपियंस के द्वारा जो है, जो यूरोप के निवासी थे, भारतवर्ष के लोग नहीं, यूरोप के जो निवासी थे, उनके द्वारा जो है यह प्लांट पैथोलॉजी को जो है विकसित। तो 21वीं शताब्दी में देखिए जो डेवलपमेंट है प्लांट पैथोलॉजी की बात हम इस पर कर रहे थे कि कैसे डेवलप हुआ होगा। तो आपको पता ही है कि माइकोलॉजी की स्टडी लिखा हुआ है साफ साफ कि माइकोलॉजी की स्टडी यानी कि फंजाई की स्टडी के साथ जो है प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक। दूसरी चीज़ है कि पूछा जाए कि विकास किसके द्वारा हुआ। देखिए, जो प्लांट पैथोलॉजी का जो क्षेत्र है वो विकसित किया गया यूरोपियंस के द्वारा। इंडिया के अंदर जो है यूरोपियंस ने जो है प्लांट पैथोलॉजी को इनिशिएट किया था 19वीं शताब्दी में। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी, ठीक ना। दे यूज टू कलेक्ट फंजाई एंड सेंड द स्पेसिमेन फॉर आइडेंटिफिकेशन टू द लेबोरेटरीज ऑफ यूरोप। तो यूरोपियंस जो है वो भारत में थे 19वीं शताब्दी में, और ये क्या करते थे कि यहाँ से जो है फंजाई को कलेक्ट करते थे और उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है यूरोप के लेबोरेटरीज में भेजते थे। यानी कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या लेबोरेटरी नहीं थी जो इन फंजाई की जो है आइडेंटिफिकेशन कर सके। ठीक है। फिर आगे जब बात करते हैं तो देखिए ड्यूरिंग 1815, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ शायद दिखाई ना पड़े आपको। चलो, तो ड्यूरिंग 1850 एंड 1875, यानी कि 1850 से 1875 तक डी कुनिंघम एंड ए ब्रेली स्टार्टेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजाई इन इंडिया इटसेल्फ।
यानी कि डी कनिंघम और ए ब्रेली ने जो है इंडिया के अंदर जो है फंजाई का आइडेंटिफिकेशन शुरू किया। कब? 1850 से 1875 तक, ठीक है ना। कनिंघम मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ रस्ट एंड स्मट। तो कनिंघम ने क्या किया कि रस्ट और स्मट की स्टडी को जो है इन्होंने जो है रस्ट और स्मट की स्टडी की। आगे अगर देखें तीसरा पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें तो देखिए देखिए थर्ड पॉइंट ये है, K.R. कृतिकर was the first Indian scientist who collect and identify the fungi in the country। यानी कि K.R. कृतिकर जो थे वह पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंजाई को जो है कलेक्ट किया और उसको आइडेंटिफाई किया। कहाँ पे? भारतवर्ष में। तो अगर ये पूछा जाए कि भारतवर्ष में कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया, पहले आइडेंटिफाई किया फंजाई को, तो K.R. कृतिकर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है E.J. बटलर। E.J. बटलर जो है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी में जो है इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा है। सो इनको जो है हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं E.J. बटलर को। तो देखिए E.J. बटलर हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया इनिशिएटेड एन एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ फंजाई एंड डिजीज काज्ड बाय देम इन 1901 एट इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इन एट पूसा, बिहार। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? तो इन्होंने जो है एक एग्जॉस्टिव, एक इलाबोरेटेड, एक विस्तृत जो है फंजाई की स्टडी की। कौन सी स्टडी? फंजाई एंड डिजीजेस काज्ड बाय देम, यानी कि फंजाई के द्वारा जो डिजीजेज, जो बीमारियां काज की जाती हैं भारत के अंदर, उस पर जो है इन्होंने अपनी एक विस्तृत व्याख्या या विस्तृत जो है स्टडी किया, विस्तृत अध्ययन किया। कहाँ पे कर रहे थे, यहाँ कहाँ पे काम करते थे? अगर बात इसकी की जाए तो देखिए एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, बिहार। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, बिहार। तो E.J. बटलर काम कहाँ करते थे? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, बिहार। ध्यान रखिए कि ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे अगर पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये याद होगा, अदरवाइज इसका याद होना मुश्किल। अगर याद कर दिया जाए कि आप रट लीजिए तो ये संभव नहीं है। इसलिए सारे बिंदुओं पर ध्यान दीजिए कि पहले किसने फंजाई का आइडेंटिफिकेशन किया, फिर किसने जो एग्जॉस्टिव स्टडी फंजाई की। E.J. बटलर को प्लांट पैथोलॉजी का फादर क्यों कहते हैं? D कनिंघम ने क्या किया, ठीक है ना, यूरोपियंस ने इनिशिएट किया 19वीं शताब्दी में। ये सारे बिंदु जब आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे तभी ये सारी चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग हिज स्टे ऑफ 20 ईयर इन दिस कंट्री ही मेड ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोस्ट फंगल प्लांट डिजीज नोन इन इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है ना। तो 20 साल के अपने ये कार्यकाल में, भारतवर्ष में इनका कार्यकाल लगभग ये 20 साल तक इन्होंने काम किया। और इस 20 साल में जो है बहुत सारे फंगल डिजीज़ की जो है स्टडी की उस समय। यानी कि कब, किस समय में? 19वीं शताब्दी के बाद का जो समय, 1901 के आसपास, 20वीं शताब्दी में। द डिजीज स्टडीड बाय हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड विल्ट ऑफ कॉटन एंड पिजन पी। तो अगर ये पूछा जाए कि पहले समय पहला डिजीज़ कौन था जिसकी स्टडी जो है इन्होंने किया था, कनिंघम ने स्टडी किया था, तो देखिए कौन सी डिजीज़ थी? देखिए विल्ट ऑफ कॉटन एंड पिजन पी, यानी कि विल्ट ऑफ कॉटन एंड पिजन पी की स्टडी इन्होंने किया था। डिफरेंट डिजीज़ ऑफ राइस, चावल के डिफरेंट डिजीज़ का, और टॉडी पॉम जो है, टॉडी पॉम डिजीज़ का, शुगर केन के डिजीज़ का, पोटैटो और रस्ट सीरियल्स के डिजीज़ का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। देखिए स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स को। नोट्स के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने पॉइंट है अगर आप नोट कर लेंगे तो यही आपका नोट्स हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि देखिए इन्होंने फिर क्या किया। E.J. बटलर का अगला काम क्या है कि ही रोट ए मोनोग्राफ ऑन पैथेनेसियस एंड एलाइड फंजाई, यानी कि फंजाई का जो है पैथेनेसियस स्टडी, यानी कि जो ये क्या नाम है, ये डिजीज़ काज करता है एज ए पैथोजन। तो पैथेसियस और एलाइड फंजाई कौन से ऐसे फंजाई हैं जो पैथेसियस हैं, जो एज ए पैथोजन काम करते हैं। तो इन्होंने जो है इस पर अपना जो है एक मोनोग्राफ नोट किया था। और इन्होंने इसी के आधार पे एक अपना इन्होंने बुक लिखा कि फंजाई एंड डिजीज़ इन प्लांट्स, यानी कि फंजाई के द्वारा जो है जो डिजीज़ काज किए जाते हैं। तो ये अगर पूछा जाए कि E.J. बटलर के बुक का क्या नाम है, फंजाई एंड डिजीज़ इन प्लांट, कब लिखा था? 1918 में। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, फंजाई एंड डिजीज़ इन प्लांट्स इन 1918। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो साइंटिस्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, J.F. दस्तूर,
1886 टू 1871, ये इनका कार्यकाल रहा। कोलिजियस ऑफ बटलर, ये बटलर के साथ थे, ये बटलर के कोलिजियस थे, उनके साथी थे। वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट, ये जो है फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं हु इज़ क्रेडिटेड विथ डिटेल स्टडी ऑफ फंगल डिजीज इन प्लांट। और इनके लिए इनका क्या क्रेडिट है, इन्होंने क्या काम किया था, तो फंगल प्लांट्स के अंदर जितने भी फंगल डिजीज़ लगते हैं उसकी डिटेल स्टडी इन्होंने की थी, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर इनकी बात की जाए, इनका और इनके कौन कौन से काम थे, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ही स्टडी द जीनस फाइटोप्थोरा एंड डिजीज काज्ड इट इन कैस्टर एंड पोटैटो। तो फाइटोप्थोरा के जीनस की फाइटोप्थोरा के द्वारा जो काज किए जाने वाली डिजीज, यानी कि फाइटोप्थोरा जीनस के द्वारा जो काज किए जाने वाली डिजीज है किसके ऊपर, कैस्टर का मतलब होता है अरंड या रेडी जिसको आप कहते हैं, और पोटैटो का मतलब होता है आलू जिसको आप आलू कहते हैं। तो पोटैटो के ऊपर और कैस्टर के ऊपर जो डिजीज फाइटोप्थोरा के द्वारा काज किया जा रहा था उसकी जो है इन्होंने डिटेल स्टडी जो है की। आगे देखिए, ही इज़ इंटरनेशनली नोन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइटोप्थोरा पैरासाइट फ्रॉम कैस्टर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कैस्टर के अंदर जो है फाइटोप्थोरा के द्वारा जो डिजीज़ क्रिएट की जाती थी उसको इन्होंने जो है कैस्टर के रिस्पेक्ट में जो है फाइटोप्थोरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि फाइटोप्थोरा भी एक ऐसा जीनस है जो कैस्टर के अंदर जो है डिजीज़ काज करता है। नेक्स्ट अगर साइंटिस्ट की हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो जीएस कुलकर्णी है। और जीएस कुलकर्णी का जो स्टडी है यह डाउनी मिल्डू और स्मट, शुगर केन स्मट और पियर मिलिट्स पे इन्होंने काम किया था, यानी कि डाउनी मिल्डू और शुगर केन स्मट पे जो है जीएस कुलकर्णी का जो है एग्जॉस्टिव वर्क रहा है, सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हैं बीबी मुंडकर हैं। बीबी मुंडकर क्या कर रहे हैं, तो बीबी मुंडकर स्टार्टेड वर्क ऑन कंट्रोल ऑफ कॉटन विल्ट थ्रू वेराइटल रेजिस्टेंस, यानी कि इन्होंने जो है अब ये प्लांट पैथोलॉजी के तो क्या नाम है विकास तो चल ही रहा था, साथ में अब लोगों ने जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर बात करना शुरू किया। तो बीबी मुंडकर जो है पहले ऐसे साइंटिस्ट ये दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे कि जिन्होंने जो है कॉटन के विल्ट का जो है क्या कर रहे हैं, वेराइटल, इसकी वेराइटी रेजिस्टेंट वेराइटी को डेवलप करने का काम कर रहे हैं कि यह जो है विल्ट की डिजीज़ जो है न हो, इसलिए उन्होंने जो है कॉटन विल्ट पे जो है इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करने का काम किया। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्मट फंजाई। ठीक है, तो बीबी मुंडकर जो है एक और काम ये साथ साथ इन्होंने किया कि ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन स्मट फंजाई, यानी कि इंडियन स्मट फंजाई का मतलब ये है कि ऐसे फंजाई जो स्मट डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का काम इन्होंने भारतवर्ष में किया। आगे अगर बात करें तो ये देखिए फिर जो है इन्हीं का काम है, His most significant contribution to plant pathology will be remembered through the Indian Phytopathological Society, which is started almost single-handed in 1948 with its journal Indian Phytopathology। यानी कि बीबी मुंडकर का एक बहुत ज़बरदस्त काम ये था कि जितने भी साइंटिस्ट थे इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के, यानी कि इंडियन माइकोलॉजी कर लीजिए, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के जितने साइंटिस्ट थे उन सबको जो है ये इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। कब, 1948 में इस्टेब्लिश करके सबको एक प्लेटफॉर्म दिया। और दूसरा काम ये किया कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा जो है एक जर्नल प्रकाशित किया जाने लगा, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। तो मैं बहुत आपको स्पष्ट बता दूं कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जो है एक बहुत इस्टेब्लिश जर्नल है फाइटोपैथोलॉजी यानी कि प्लांट डिजीज़ के क्षेत्र में। तो अगर ये पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि अगर कोई इस्टेब्लिश्ड जर्नल बताइए तो इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जो है आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए बीबी मुंडकर का काम, तो एक काम इन्होंने और भी किया था, बीबी मुंडकर ने एक काम और भी किया था कि इन्होंने जो है एक टेक्स्ट बुक को इंटाइटल किया था, एक टेक्स्ट बुक लिखा था फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज। फंजाई और प्लांट डिजीजेज जो है बीबी मुंडकर के द्वारा भी लिखी गई एक किताब है। ठीक है, फिर आते हैं इसके जस्ट बाद आते हैं इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के क्षेत्र में केसी मेहता। और केसी मेहता जो है डॉक्टर केसी मेहता जो है आगरा कॉलेज के थे, आगरा कॉलेज आगरा। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ डॉक्टर केसी मेहता ऑफ आगरा कॉलेज आगरा investigated the life cycle of cereal rust in India during the first half in 20th century, यानी कि 20वीं शताब्दी के पहले आधे में। ठीक है ना, यानी कि 1950 के आसपास जो है इन्होंने किया क्या कि रस्ट, जो सीरियल रस्ट यानी कि जो ऐसे सीरियल्स किसको कहते हैं आपको पता ही है कि जो दाने देते हैं, ग्रेन्स देने वाले जो
प्लांट उनको हम सीरियल्स कह रहे हैं। तो सीरियल्स के ऊपर जो रस्ट लगने की प्रक्रिया थी उसकी जो है डिटेल स्टडी जो है केसी मेहता ने की थी। तो केसी मेहता जो है रस्ट डिजीज़ के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था और इसलिए जाने जाते हैं। स्पष्ट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर आगे हम बात करते हैं तो इन्हीं के साथी थे एक डॉक्टर आर प्रसाद, ठीक है ना, ट्रेंड बाई केसी मेहता। केसी मेहता के द्वारा जो है ट्रेंड यानी कि ट्रेनिंग दिए हुए डॉक्टर आर प्रसाद थे, इन्हीं के साथ के थे, ठीक है। तो मेहता का जो वर्क बचा हुआ था रस्ट पे, सीरियल रस्ट पे जो काम मेहता जी छोड़कर चले गए या बच गया किसी कारणवश, उसको जो है आर प्रसाद ने जो है अपना समझ के किया। उन्होंने प्रोसीड किया, आगे बढ़ाया और लिंसिड रस्ट पे जो है इनका जो है आर प्रसाद का सबसे ज़बरदस्त काम जो है लिंसिड रस्ट पे, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट जो थे लुथरा एंड सतार। लुथरा और सतार 1953 के आसपास की बात है। ये इन्होंने जो है ये कुछ काम किया प्लांट डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो डेवलप सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट सीड फॉर कंट्रोल ऑफ लूज स्मट, यानी कि सोलर हीट दे करके जो है, सूर्य की गर्मी दे करके जो है लूज स्मट को कंट्रोल करने के पीछे जो है इन्होंने जो है अपना एक काम किया, कैसे लूज स्मट को कंट्रोल किया जाए, उसमें सोलर हीट का जो है सोलर हीट ट्रीटमेंट का क्या लाभ है, ठीक है ना। फिर एस.एन. दास गुप्ता कैरिड आउट एग्जॉस्टिव स्टडी ऑन ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, और एस.एन. दास गुप्ता ने जो है क्या काम किया, तो इन्होंने जो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो यानी कि मैंगो का जो टिप था यानी कि आम की जो टिप थी वो ब्लैक हो जाती थी, तो उस डिजीज़ पे जो है एस.एन. दास गुप्ता ने जो है अपना काम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो के नीचे निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो सभी लोग कर ले, ये बहुत आवश्यक है। चैनल को शेयर कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, और मैक्सिमम लोग जितने लोग भी वीडियो देखें कम से कम एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं हम लोग को भी पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। तो वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपनी पसंद और नापसंद को निश्चित तौर पर दर्ज कराइए, ठीक है। इससे हम लोग और प्रोत्साहित होंगे और आपके साथ और अच्छा जो है काम करने का हम लोग को अनुभव प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टी.एस. सदाशिवन की बात करते हैं। टी.एस. सदाशिवन के क्या किया था। टी.एस. सदाशिवन वर्कड आउट द मैकेनिज्म ऑफ विल्टिंग इन कॉटन। कॉटन की विल्टिंग का मैंने बताया था कि विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, और मुरझाना किस में, कॉटन प्लांट में, यानी कि जो रुई देने वाला पौधा है कॉटन, गॉसिपियम स्पीसीज जिसको हम कहते हैं। कॉटन जो है, कॉटन की विल्टिंग का इन्होंने जो है इस पर स्टडी की थी। और कॉटन विल्टिंग होती किसके कारण है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है, और विसिनिफेक्टम जो है इसकी स्पीसीज है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम इसका नाम है, आप याद रखिएगा। दिस इज फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एसोसिएटेड विद द विल्ट ऑफ कॉटन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम एम.के. पटेल और वी.पी. भिंड, जी. रंगास्वामी पॉइनियर द वर्क ऑफ बैक्टीरियल प्लांट पैथोजन इन इंडिया, यानी कि अगर पूछा जाए कि बैक्टीरियल प्लांट पैथोजन के क्षेत्र में किसने इंडिया में काम किया, तो एम.के. पटेल हैं, वी.पी. भिंड हैं और जी. रंगास्वामी हैं, ठीक है। आगे हम फिर बढ़ते हैं। तो देखिए एम.जे. त्रिमूलाचार्य जो हैं कंडक्टेड एग्जॉस्टिव स्टडीज़ ऑन रस्ट एंड स्मट, यानी कि इन्होंने रस्ट और स्मट पे जो है काम किया था, और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को जो है इन्होंने डेवलप करने का काम किया। तो एम.जे. त्रिमूलाचार्य जो है इन्होंने किस पे काम किया, रस्ट और स्मट पर, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स जो है डेवलप करने का काम किया। आफ्टरवर्ड प्लांट पैथोलॉजी बिकम ए मेजर सब्जेक्ट इन वेरियस एग्रीकल्चरल कॉलेज। इसके बाद जो है जैसे जैसे इसका विकास होता चला गया तो बहुत सारे कॉलेजों में जो है प्लांट पैथोलॉजी एज ए सब्जेक्ट हो गया, यूनिवर्सिटी में हो गया। ऑर्गेनाइज रिसर्च एंड कंडक्ट मेजर प्लांट डिजीज अफेक्टिंग क्रॉप इन इंडिया, और जब देखा गया कि ये पूरी तरह से विकसित हो गया तो सभी कॉलेजों में इस पर जो है बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाने लगी, और धीरे धीरे जो है यह पूरे इंडिया के अंदर जो है फैल गया। फिर ये देखिए एक नोबल कंट्रीब्यूशन जो है बी.एल. चोना का जो है, बी.एल. चोना ने जो है अपना बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया किस पे, शुगर कैन डिजीज़, ठीक है ना, शुगर कैन डिजीज़ पे। और अग्निहोर्थू जो है उन्होंने टी डिजीज़ पे, आर.के. अग्रवाल ने जो है एप्रिल डिजीज़ पे जो है इन्होंने अपना काम किया। और जो है आगे देखेंगे तो जी. सरन जो है जी.एस. सरन ऑन ऑयल सीड प्लांट डिजीज़ टू नेम फ्यू। तो कुछ ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है अपना अपना अलग अलग नाम किया था और इन्होंने काम किया था। तो ये आपकी जो थी पूरी की पूरी जो है आप देखेंगे तो ये हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी थी, और हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में आप स्पष्ट देखेंगे तो कुल 21 पॉइंट में आपको मैंने बताने का प्रयास किया, और इससे शॉर्ट और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बातें आपको समझ में आएंगी। इसी के साथ जो है कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको हमको देखना है। तो एक चीज़ और है कि इंट्रोडक्शन क्या है, एक
थोड़ा सा पॉइंट है। वैसे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है आपको, क्योंकि आप लोगों ने 2-3 वीडियो देखा होगा, आप बहुत सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। फिर भी मैं इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स को जो है फिर से एक बार कंसाइज करने का काम करता हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। 2-3 मिनट और समय दीजिए, मैं इसको भी क्लियर करने का काम करता हूँ। देखिए, साइंस ऑफ फाइटोपैथोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंस क्या है फाइटोपैथोलॉजी की बात अगर इसको करेगा आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, तो देखिए प्लांट प्रोटेक्शन, यहाँ पे आप स्पष्ट देखिए लिखा हुआ है कि प्लांट प्रोटेक्शन हैज़ accepted as broad area of research and technology at the national level in India Council of Agriculture Research, New Delhi. The plant pathology is an important discipline of plant protection. तो प्लांट पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंस कहाँ है? देखिए, आप किसी भी चीज़ पैथोलॉजी की स्टडी आखिर कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे ना भाई कि आप जाने कि कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंस यही है प्लांट पैथोलॉजी का कि हम इन सारी डिजीज़ से कैसे ओवरकम हो, कैसे बाहर आए, कैसे बचें। और इसके लिए जो है आपके भारत स्तर पे जो है एक आपको पता ही है कि काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR की इस्टेब्लिशमेंट है नई दिल्ली में। और यह जो है फाइटोपैथोलॉजी के क्षेत्र में, प्लांट पैथोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है विभिन्न बहुत सारी चीज़ों को जो है इनिशिएट करता है, बताने का काम करता है। इसमें बहुत सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो प्लांट को डिजीज़ के द्वारा जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आपको एक प्लांट पैथोलॉजी का डेफिनेशन फिर से बता दिया जाए तो देखिए वही डेफिनेशन है कि प्लांट पैथोलॉजी फाइटोपैथोलॉजी को मैंने बताया था कि फाइटो का मतलब होता है प्लांट और पैथोलॉजी का मतलब डिजीज़। तो प्लांट के ऊपर जो डिजीज़ लगे वही फाइटोपैथोलॉजी है। तो प्लांट पैथोलॉजी क्या है? प्लांट पैथोलॉजी जो आपको पता है कि नोन एज फाइटोपैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल और बॉटनिकल साइंस। ये एग्रीकल्चर का, बायोलॉजिकल साइंस का और बॉटनिकल साइंस का ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट। ये क्या करता है कि जो प्लांट्स के अंदर जो डिजीज होती है उसके साथ उसके ऊपर काम करता है या उसके संबंध में बताता है। तो उसके काज किस कारण से ये डिजीज हुई, उसकी इटियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, रिजल्टिंग लॉस क्या है और मैनेजमेंट क्या है। इस पर हम लोग बात पहले कर चुके हैं। आप अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में बातें आएंगी। अब देखिए, अगर प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात करें तो ये अन्य साइंस से भी रिलेटेड है। तो प्लांट पैथोलॉजी किससे रिलेटेड? प्लांट पैथोलॉजी रिलेटेड टू मेनी अदर साइंसेस सच एज वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एट्सेट्रा। यानी कि ये सारे वायरोलॉजी, आपको पता है कि बिना वायरस जो है एज ए पैथोजन काम कर रहा है तो वायरोलॉजी से जुड़ा हुआ है। फंगस ऐसे एज ए पैथोजन काम कर रहा है तो माइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बैक्टीरिया एज ए पैथोजन काम कर रहा है तो माइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रोबायोलॉजी से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। डिजीज में होता क्या है कि प्लांट की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है, उससे जुड़ा हुआ है। फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो प्लांट के अंदर केमिकल चेंजेज आए, उससे जुड़ा हुआ है। प्लांट के अंदर जब केमिकल चेंजेज आएंगे, फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो उसकी जेनेटिक्स भी डिस्टर्ब होगी, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम ओवरकम होने का प्रयास करते हैं, नए नए प्लांट्स स्पीसीज डेवलप करते हैं जिससे ये क्या हो, ये डिजीज जो है क्या हो, कंट्रोल हो। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव की, तो ये 4 बिंदुओं में ऑब्जेक्टिव आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला इसका फ़ायदा ये है कि टू स्टडी लिविंग, नॉन लिविंग एंड इन्वायरमेंटल काजेज ऑफ डिजीज़ आर डिसऑर्डर टू द प्लांट। तो कौन कौन से काजेज हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अब पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि वह काजेज कौन है जिसके कारण डिजीज होती या डिसऑर्डर होता है, उस काजेज की जो है स्टडी करना, ठीक है ना। तो वो काजेज चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे लिविंग हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, जो भी काजेज हैं उसकी क्या करना, उसकी पहचान करना और उसकी स्टडी करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीज डेवलपमेंट, यानी कि प्लांट के ऊपर डिजीज़ या बीमारी कैसे डेवलप हो रही है उसके मैकेनिज्म की स्टडी करें। और जब मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे तभी हम जो है उसका कोई तोड़ या उसकी कोई दवा या उसको कैसे प्रोटेक्ट करें इस संबंध में हमको जानकारी प्राप्त होगी। तीसरी जो ऑब्जेक्टिव है, टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड द पैथोजन। होस्ट और पैथोजन के बीच इंटरेक्शन किस तरह का है, किस तरह से वो डिजीज काज कर रहा है, कितना उसको हार्म कर रहा है, इन सारी चीज़ों का जो है हम अध्ययन इस तीसरे पॉइंट में, तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि क्या जो है इंटरेक्शन है होस्ट और पैथोजन के बीच में, उसकी स्टडी करना। टू डेवलप सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज एंड रिड्यूसिंग लॉस काज बाय देम, ठीक। और चौथी और सबसे अंतिम बात यह है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है
कि हम वो प्लांट डिजीज़ का सिस्टम डेवलप करने मैनेजमेंट का, जिससे जो लॉस हो रही है पैथोजन के द्वारा या डिजीज़ के द्वारा जो लॉस हो रही है, उस लॉस से जो है हम बच सकें। तो 4 बिंदुएँ हैं ऑब्जेक्टिव में कि पहला जो है आप देखिए कि टू स्टडी लिविंग, नॉन लिविंग एंड इन्वायरमेंटल काजेज़। पहला जो है काजेज़ की स्टडी करना, दूसरा जो है उसको कैसे उसकी मैकेनिज़्म की स्टडी करना, तीसरे बिंदु में जो है होस्ट और पैथोजन के बीच जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करना, और चौथे पॉइंट में ये कि ये सारी चीज़ों से कैसे हम ओवरकम हो ताकि लॉसेस कम हो। तो ये ऑब्जेक्टिव है प्लांट पैथोलॉजी की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस अगर प्लांट पैथोलॉजी की हम देखें तो ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंस आपको ऑब्जेक्टिव से भी समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है पैथोलॉजी के पैथोजन के थ्रू, हो क्या रहा है कि लॉसेस हो रहा है। और आप देखिए करीब 34% जो है लॉस होता है इंडिया के अंदर, और कुछ उसमें बहुत सारे कारण हैं 34% के लॉस होने के, सॉरी वर्ल्ड लेवल पे लॉस होता है। और एनुअली एक साल में होता है, वो डिजीज़ के कारण हो सकता है, इंसेक्ट एंड पेस्ट के कारण हो सकता है, वीड के कारण हो सकता है। ग्लोबल बेसिस पे लॉस जो है कैमर ने बताया था 1967 में, आउट ऑफ विच 12% लॉस ड्यू टू डिजीज़, यानी कि 12% जो है इसमें लॉस किसके कारण होता है, बीमारियों के कारण होता है। तो जब आप प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी करेंगे तो आप बीमारियों के कारण जो लॉस होने वाला है उसमें कमी लाएंगे। और देखिए अगर ये प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी नहीं होती तो 2002 की एग्जॉस्टिव स्टडी ब्रिटेन की इंसाइक्लोपीडिया का स्टडी है कि 30 से 50% तक लॉस होता है। तो प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी से जो है फ़ायदा ये है, इंपॉर्टेंस ये है इसका, ये जो लॉस है उसको हम घटा सकें। तो आज हम इसी पे बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। पुनः मैं एक बार आपको बात बता दूं कि चैनल को जो है, जितने भी अध्यापकों का चैनल आपको मिल रहा है, मेरा हो चाहे किसी अन्य का हो, सबको सब्सक्राइब कर लें, सबके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चौथी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपसे मुलाकात होगी। चलिए।